हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी इतिहास की सैर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक की जिसकी कहानी सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कहानी है हुमायूं की, वो शख्स जो बाबर का बड़ा बेटा था, मुगल साम्राज्य का दूसरा बादशाह, लेकिन जिसकी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। सोचिए, एक तरफ आपके पास दिल्ली का तख्त है, दूसरी तरफ दुश्मन, साजिशें और यहाँ तक कि आपके अपने भाई भी आपके खिलाफ। फिर भी इस आदमी ने हार नहीं मानी। तो चलिए दोस्तों, जरा पीछे चलते हैं 16वीं सदी में और देखते हैं कि हुमायूं ने कैसे एक बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। लेकिन सवाल ये है, क्या वो अपने बाप बाबर जितना बड़ा योद्धा बन पाया या उसकी कहानी कुछ और ही थी? चलो शुरू करते हैं। 1526 का वह ऐतिहासिक दिन जब पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की सेना धूल चाट रही थी। बाबर, एक तैमूरी योद्धा जिसके खून में विजय की आग थी, उसने न केवल एक युद्ध जीता बल्कि भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। दिल्ली और आगरा के प्राचीन किलों पर मुगल साम्राज्य का हरा झंडा लहराया और बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट बना। लेकिन क्या यह कहानी यही खत्म हो गई? क्या बाबर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य और मजबूत हुआ या यह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन सवाल यह है, क्या हुमायूं अपने पिता की तरह एक अजय विजेता बन सका? क्या उसने बाबर की बनाई नींव पर एक शानदार साम्राज्य खड़ा किया या फिर उसकी कहानी कुछ और ही थी? एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तलवारों और तख्त की नहीं बल्कि हिम्मत, हौसले और बार बार उठ खड़े होने की है। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो यकीन मानिए, आपको हुमायूं की असली कहानी जाननी बाकी है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक शहजादे की नहीं बल्कि एक ऐसे शासक की है जिसे दुनिया बार बार गिराना चाहती थी, लेकिन वह हर बार और मजबूती से उठ खड़ा हुआ। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो विरासत में मिले बिखरे हुए साम्राज्य को संभालने की कोशिश में खुद बिखर गया, लेकिन अपने इरादों और जज्बे से उसने साबित किया कि असली राजा वही होता है जो सिर्फ जीतता नहीं बल्कि हार के बाद भी वापस लड़ता है। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तब हुमायूं केवल 23 साल का था। कंधों पर एक विशाल साम्राज्य का बोझ था, लेकिन यह साम्राज्य स्थिर नहीं था। यह युद्धों से थका हुआ, अफगान सरदारों से भयभीत और अंदर ही अंदर साजिशों से जकड़ा हुआ था। बाबर ने अपने जीवन में जो साम्राज्य बनाया था वह तलवार की धार पर टिका था, लेकिन हुमायूं के पास न तो अपने पिता जैसा अनुभव था, न ही वह भय उत्पन्न करने वाली छवि। वह एक योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं। वह तलवार चलाना जानता था, रणभूमि में डटकर मुकाबला कर सकता था, लेकिन राजनीति की चालें समझने में उसे वक्त लग रहा था। वह अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकता था, लेकिन दरबार की सियासत में वह अक्सर भटक जाता था। हुमायूं के सामने चुनौतियां थीं, बाहर से और अंदर से। बाहर अफगान सरदार शेर खान, जो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था और बाद में शेर शाह सूरी के नाम से इतिहास में अमर हुआ। अंदर उसके अपने भाई, खासकर कामरान और अस्करी, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते हुमायूं के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। मुगल दरबार में सलाहकारों का एक ऐसा जाल था जो हुमायूं को हर कदम पर उलझाता था। एक ओर वह साम्राज्य को एकजुट करने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर उसे अपने ही लोगों के विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा था। शेर शाह सूरी एक चालाक और भविष्य की सोच रखने वाली नेता था। शेर खान, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, हुमायूं का एक ऐसा दुश्मन बन था जिसकी चालाकी और रणनीति ने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वह एक साधारण अफगान सरदार था जिसने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से बिहार और बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत की। शेर खान केवल एक योद्धा नहीं था बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी था। उसने सड़कों का निर्माण किया, डाक व्यवस्था शुरू की और अपनी सेना को इतना संगठित किया कि वह किसी भी बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सके। जब हुमायूं अपनी शुरुआती सफलताओं का जश्न मना रहा था, शेर खान धीरे धीरे पूर्वी भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। 1532 में हुमायूं ने बिहार में एक अभियान चलाया
और चुनार का किला जीता। यह उसकी शुरुआती सफलताओं में से एक थी, लेकिन यहीं उसने एक ऐतिहासिक भूल की। उसने शेर खान को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उससे संधि कर ली और उसे छोड़ दिया। यह संधि हुमायूं के लिए एक जाल साबित हुई। शेर खान ने इस अवसर का फायदा उठाया, अपनी ताकत बढ़ाई और बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। वह जानता था कि हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भरोसा और अनुभव की कमी थी। 1539 में चौसा के मैदान में हुमायूं और शेर शाह की सेनाएं आमने सामने आईं। यह युद्ध हुमायूं के लिए एक कठिन परीक्षा थी। शेर शाह की सेना न केवल संख्या में अधिक थी, बल्कि रणनीति में भी अचूक थी। हुमायूं की सेना अव्यवस्थित थी और उसके सलाहकारों ने गलत निर्णय लिए। युद्ध के बीच एक भयंकर तूफान आया, जिसने मुगल सेना को और कमजोर कर दिया। हुमायूं ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वह हार गया। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। चौसा की हार सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, बल्कि यह हुमायूं की कमजोरियों का खुलासा थी। उसकी रणनीतिक कमियां, उसकी सेना का अव्यवस्थित होना और सबसे बढ़कर उसका अपने सलाहकारों पर अंधा भरोसा। चौसा की हार के बाद हुमायूं ने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपनी सेना को संगठित किया और 1540 में कन्नौज के मैदान में शेर शाह के खिलाफ उतरा। यह युद्ध हुमायूं की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन शेर शाह की सेना इस बार और भी सुसज्जित थी। उनकी रणनीति अचूक थी और हुमायूं की सेना उनके सामने टिक नहीं सकी। कन्नौज की हार ने मुगल साम्राज्य के पहले अध्याय को पूरी तरह समाप्त कर दिया। हुमायूं को दिल्ली छोड़नी पड़ी। वह एक शासक से एक भटकता हुआ योद्धा बन गया। कन्नौज की हार के बाद हुमायूं की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह अब एक राजा नहीं, बल्कि एक भगोड़ा था। उसके पास न सेना थी, न सत्ता और न ही कोई स्थायी ठिकाना। उसके अपने भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया। कामरान, जिसे हुमायूं ने हमेशा अपने भाई के रूप में प्यार दिया, उसने भी उसका विरोध किया। हुमायूं के लिए यह दोहरा आघात था, बाहर के दुश्मनों से हार और अपनों से विश्वासघात। अपना घर छोड़ने के दौरान हुमायूं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी पत्नी हमीदा बानो के साथ रेगिस्तानों और जंगलों से गुजरा। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था और उन्हें स्थानीय जनजातियों की शरण लेनी पड़ी। लेकिन इन सब के बीच हुमायूं की आंखों में एक चमक थी। वह चमक जो एक सच्चे योद्धा की होती है। वह जानता था कि उसका लक्ष्य केवल सत्ता पाना नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत को जीवित रखना है। हुमायूं ने ईरान की ओर रुख किया। वहां उसने सफावी शासक शाह तहमास्प से शरण मांगी। यह मुलाकात आसान नहीं थी। शाह तहमास्प एक शक्तिशाली शासक था और उसने हुमायूं के सामने एक कठिन शर्त रखी, और शर्त यह थी कि उसे शिया मत अपनाना होगा। इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं ने यह शर्त मंजूर की, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट था, किसी भी कीमत पर अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाना। ईरान में हुमायूं को न केवल शरण मिली, बल्कि एक मजबूत सेना भी। 1545 में हुमायूं ने कंधार पर विजय प्राप्त की। यह जीत उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, अपनी सेना को संगठित किया और राजनीतिक समर्थन जुटाया। यह समय उसके लिए आसान नहीं था। जब हुमायूं घर से बेघर होकर इधर उधर भटक रहा था, उसे न खाने को कुछ मिलता था, न आराम, और हर पल ये चिंता थी कि अब क्या होगा। लेकिन उसकी सीने में एक आग थी, वह आग जो उसे बार बार उठने के लिए प्रेरित करती थी। 1555 में हुमायूं ने ईरानी सेनाओं के साथ एक बार फिर भारत की ओर कदम बढ़ाए। हुमायूं ने शेर शाह सूरी को सरहिंद की लड़ाई में हराया और दिल्ली और आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। 15 साल बाद एक शासक फिर से अपने ताज तक पहुंचा था। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हो जहां कोई राजा इतने लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहा हो और फिर विजयी होकर लौटा हो। यह हुमायूं की जिद, उसके जज्बे और उसकी उम्मीद की जीत थी। खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। सत्ता में वापसी के कुछ ही महीनों बाद जनवरी 1556 में हुमायूं की एक दुखद घटना में मृत्यु हो गई। वह अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर पड़ा और इस छोटी सी घटना ने
एक महान योद्धा की जिंदगी समाप्त कर दी। यह खुद का एक खेल थी कि वह शासक जो जंगों में हारने के बाद भी नहीं टूटा, घर से बेघर में भी नहीं झुका, एक मामूली हादसे में दुनिया से चला गया। हुमायूं का जाना अंत नहीं था। उसने जो नींव रखी थी उस पर उसके बेटे अकबर ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। हुमायूं की कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता पाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखना, गिरने के बाद फिर से खड़ा होना, यही असली शासक की पहचान है। जीवन इस बात की मिसाल है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हार कर भी इतिहास दोबारा लिखा जा सकता है। हुमायूं को इतिहास में अक्सर कमजोर शासक माना गया, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। वह एक ऐसा इंसान था जो अपनी कमियों, अपनी गलतियों को भूलकर अटूट हौसले के साथ जीना सीखा। उसने न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साम्राज्य की नींव मजबूत की। उसकी कहानी सिर्फ तलवारों और तख्त की नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की है जिसने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अकबर की कहानी की, कैसे एक 13 साल के बच्चे ने मुगल साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि हुमायूं की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।